हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे PYQ, जो CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और ये सभी जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें हम टॉप 30+ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब जीन पियाजे महोदय की बात है, तो जीन पियाजे महोदय किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनके अनुसार बच्चे 4 स्टेज में हर चीज़ को मानसिक विकास होता है। एक होता है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है और इसके अंदर जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। बी होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी होता है, यानी तीसरी स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक में निगमनात्मक सोच। अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है विचार या सोच में केंद्रीकरण, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यही होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो बी ऑप्शन है निगमनात्मक सोच, ये चौथी स्टेज में यानी औपचारिक स्टेज में आती है। संरक्षण और मूल पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये ऑप्शन जो है इसमें का नहीं होगा। अमूर्त सोच का विकास तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसका जो ऑप्शन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा क्या होती है, तो वह क्लासरूम जिसमें सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, साधारण बालक, विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित बालक, विभिन्न भाषाओं से संबंधित बालक, बहुभाषी क्लासेज, ये सभी जो है अगर एक क्लास में पढ़ते हैं तो वह क्लास कहलाता है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है और बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, यानी बालक के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती है। अब देखते हैं इसमें क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है अविभेदी समरूपी निर्देशों। नहीं, जब हमने बता दिए सारे व्यक्ति एक ही, सारे स्टूडेंट एक में ही पढ़ेंगे तो विभेद होगा ही नहीं। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव, सिगरेशन करना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड, देखते ही गलत काटें। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, यही सही बातें हैं और अवसर वैसे भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, देखते ही आंसर सही हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ बालक के अनुरूप शिक्षा दी जाती है, सबको प्राथमिकता दी जाती है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है किस प्रकार समस्या को जो है सुसाध्य किया जा सकता है, तो इसमें पहला ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया तो करना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हाँ, जैसे अगर सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है तो किसी टीचर से आप देखे होंगे, पढ़ने बुक्स पढ़े होंगे, तो उससे तुलना किए होंगे, यानी समरूपता आई होगी, तो उस हिसाब से फिर उसका वीडियो देख करके आप पढ़ रहे होंगे और जिससे सीटेट में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम क्या है, सीटेट है। ठीक उसी प्रकार समरूपों के इस्तेमाल से, यानी जो समस्या आई है उसी प्रकार से जो हम किसी प्रकार के हल निकाले होते हैं समस्या का, तो वही इसका जो हो जाएगा, यानी उसके अनुसार ही, उसी के आधार पर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये जो है सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में डर की भावना तो पैदा ही नहीं करना, अभ्यास करवाना ही नहीं, तो जोर देकर वो भी निगेटिव, कितने सारे इसमें निगेटिव वर्ड आ गए। आगे देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अब इसमें पूछा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो इसमें देखते हैं, यानी मोटिवेट किए रहना है। प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, वे बहुत सही है, क्योंकि इसमें सीटेट आपका एग्जाम देना है,
टारगेट वो है, समस्या वो है, तो उसी के प्रति काम लगे हो, वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बुक से क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो ये सभी प्रवृत्ता अभिमुखी यानी जिस लक्ष्य को पाना उसी के प्रति अपना जोर देना, यही जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, नहीं। यंत्रवत याद कराना, निगेटिव टैग वर्ड। दंड देकर, निगेटिव टैग वर्ड। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब कठिनाई होती है? वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। आप खुद ही सोचो, अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो कुछ भी करने के लिए तो उसमें थकान नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बोला है बच्चों को जो है कठिनाई होनी चाहिए, तो ये तो पहला होगा नहीं। दूसरा अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी सही है। जो भी चीज़ सीखोगे सामाजिक रूप में सीखोगे तो बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे टॉफ़ी खरीदने जाता है, कैलकुलेशन करता है, ठीक वैसे ही आप पढ़ा रहे हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला सी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करके, हाँ इससे भी नहीं होगा। सूचना अलग, देखो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अब उसको क्या बच्चा जोड़ेगा? अब उसको पढ़ाना टॉफ़ी, तो बेटा आज टा पढ़ के आना, कल आ पढ़ के आना, फिर फा पढ़ के आना, फिर फी पढ़ के आना, 4 दिन। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें जो है कठिनाई, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका यह योजना है, यानी कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसके ओर संकेत करते हुए इशारे करते हुए कह रहे क्या क्यों कैसे, मतलब क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या बात है। तो यह जो है वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि यह किस प्रकार की योजना है। तो इसमें हो जाएगा अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे संकेत किया जा रहा ना और सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन मैंने बोला था, अगर कहीं भी वाइगोत्स्की शब्द दिखे, वाइगोत्स्की दिखेंगे, पाठ या ढांचा हो, इसके फोल्डिंग जिसको कहते हैं, यम के हो, जड पीडी हो, सामाजिक शब्द हो, तो देखते ही उसको जो क्या कर दो, सही कर देते हैं। आगे है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रक्रिया नहीं, अधिगम प्रक्रिया अर्थहीन, निगेटिव टैग वर्ड। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित तो करना ही नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका कह रहा तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हों। बहुत अच्छी बात कह रही है कि जो है अगर बच्चे जो है के लिए यहाँ अवसर जैसे शब्द आ रहे हैं तो यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन, अनुशासन को बनाना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। तो इस प्रश्न का आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों में कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हो, हाँ ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर नहीं, अनुशासन नहीं, उपस्थिति, वे सभी उपस्थिति में नियमित नहीं, ये कोई बातें नहीं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्योंकि शिक्षक को जो है एनईपी, एनसीएफ, आरटी सभी लोग एक सुगमकर्ता के रूप में माने हैं और टीचर को स्टूडेंट के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसमें विचार की एक सीमा नहीं बता रहा, तो अनुत्क्रमणिता तो है इसलिए नहीं होगा। निगेटिव टैग पूछा है ना, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है तो इसलिए नहीं। प्रतीकात्मक विचार विकास है इसलिए नहीं। इसमें जो है नहीं, थोड़ा सा प्रतीकात्मक में हम लोग कन्फ्यूज। अहम मान्यता इसमें नहीं, तो इसमें जो है प्रतीकात्मक विचार विकास, यही ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है।
तो लॉरेंस कोहलबर्ग किस कौन से सिद्धांत दिए हैं? तो नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इनके देखते हैं। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। नहीं, वो तो समाज रूप से बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं? उनके सिद्धांत में ने संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे तीसरा, विस्तृत परीक्षा प्रक्रिया, ये नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या? पहला है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती? नहीं। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती? नहीं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती? हाँ। अभी हमने हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया बहुबुद्धि के सिद्धांत में कि बुद्धि एक प्रकार से नहीं बल्कि कई प्रकार का संयोजन है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है? नहीं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं सृजनात्मक क्या होते हैं और प्रतिभाशाली क्या होते हैं। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बच्चा होता है उस यानी सृजनात्मक बच्चा जो होता है वह एक प्रकार का प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, बच्चा होता है। प्रतिभाशाली बच्चे में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, शब्दों का भंडार ज़्यादा पाया जाता है, मौलिकता पाई जाती है, प्रवाह पाया जाता है। इन सब का वीडियो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसमें PYQ को भी लिया गया है। तो इसमें बोला और सृजनात्मकता में क्या होती है? किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारे ढंग से सोचना। ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और प्रतिभाशाली बच्चों की जो IQ होती है 140 प्लस होती है। ये ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है ये देखते हैं कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर? नहीं। अगला है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर? हाँ। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त समय दिए जाने पर? नहीं, इसको नहीं। प्रतिस्नेही? नहीं। तो इसको बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसमें जो बच्चा अपने हिसाब से कर रहा है ना, अपनी समझ पर कर रहा है, तो देखते हैं। इसमें ऑप्शन, बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अनुभव शब्द आ गया, पॉजिटिव टैग वर्ड, तो यही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाए। सीमित अनावरण? नहीं। प्रेरक वातावरण प्रदान? नहीं है, भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? अब संवेदनशील अवधि जो होता है, जन्म पूर्व अवधि? नहीं, जन्म पूर्व क्या सीखता? कुछ नहीं, जन्म होने के बाद भी सीखता है। तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी बालक जब छोटा रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, तो उसी द्वारा अपनी भाषा को सीखता है। इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? अब यहाँ पे क्या है कि उसकी बच्चों के सक्रिय जिज्ञासी के रूप में और चिंतन व अच्छा, यहाँ पे कौन सा शब्द दिख गया? सामाजिक शब्द दिख गया। कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिख जाए तो वहाँ देखते ही किसको मारते हैं? वाइगोत्स्की महोदय। शानदार ट्रिक्स का वीडियो में बनाया हूँ, वहाँ से देख करके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से कर सकते हैं। और कुछ सिद्धांत जैसे नॉम चोम्स्की के लिए लैड वेड आता है, वाइगोत्स्की के लिए सामाजिक शब्द, पाड़ शब्द, इसके फोल्डिंग शब्द और ZPD, ये सभी शब्द आते हैं। तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक शब्द देखते ही किसको लगा देंगे? लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है,
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आकलन क्या होता है, तो बच्चे का मूल्यांकन, आकलन मूल्यांकन किया जाता है कि कितना बच्चा को क्या पढ़ाया गया, कितना वह सीखा है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये तो करना ही नहीं, सिगरेशन करना ही नहीं, बिखराव करना ही नहीं है, अलग थलग करना नहीं है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड से गलत हो गया। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यही जो है ऑप्शन बी ऑप्शन जो है सही है। और यहाँ तक कि बच्चों की गलतियों को पॉजिटिव के रूप में लेना है, इससे यह पता चलता है कि बच्चे जो है किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, उसी प्रकार से उस गलती को सुधारा जा सकता है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नहीं, ये भी नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना ही नहीं है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य बच्चों के लक्षण जो है प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार नहीं, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये तो अच्छी चीज है, तो इसमें तो बोला है पठन वैफल्य, ये नहीं। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, तो इससे पठन वैफ ये अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न आया है और अधिगम अक्षमता का भी डिटेल वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लूँ। एक होता है डिसलेक्सिया या पठन वैफल्य, ये दोनों जो है पढ़ने से संबंधित विकार हैं, यानी धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। एक होता है डिसलेक्सिया लेक्स से याद करेंगे क्या हो जाएगा, पठन संबंधी विकार। और एक होता है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर यानी गणना करना, यानी गणितीय संबंधी विकार जो होता है उससे डिसकैलकुलिया कहते हैं। एक होता है डिस्थीमिया मतलब होता है परेशान रहना, टेंशन में रहना। तो बच्चा अगर टेंशन में रह रहा तो उसके अंदर कौन सा विकार पाया जाएगा, डिस्थीमिया। एक होता है डिस्ग्राफिया, यानी लिखने से संबंधित जो अक्षमता होती है वह होती है डिस्ग्राफिया। इसमें पूछा पठन वैफल्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी धारा प्रवाह में अक्षमता, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक होता है डिस्मोर्फिया, यानी भ्रम वाले स्थिति में रहता है, और बी और डी में अंतर नहीं कर पाता, वाज को साफ पढ़ता है। एक मूवी आई थी तारे जमी पर आमिर खान की, उसमें इस चीज को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? सन्निहित हैं, पूर्णतः अलग तो है ही नहीं, स्वतंत्र है ही, संबंधित है ही नहीं, तो सन्निहित है। तो 18 नंबर का आप जो प्रश्न का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, ये बताना है। तो इसमें जो है एक व्याख्यान देना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड है। प्रतियोगियात्मक अवसरों प्रतियोगिता कराना ही नहीं है, निगेटिव। बार बार यांत्रिकता, निगेटिव टैग वर्ड, तो डी ऑप्शन ही होना चाहिए। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर, अब यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड अन्वेषण हो गया, परिचर्चा और अवसर, ये सभी जो पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब समाजीकरण दो प्रकार से होती हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक परिवार, मम्मी पापा, मित्र, भाई बहन, ये सभी आते हैं, और द्वितीय में रिश्तेदार, स्कूल, रेलवे प्लेटफॉर्म, पुलिस स्टेशन, ये सभी आते हैं। तो मैंने इसका वीडियो डिटेल में बनाया है, वहाँ से आप इसी यूट्यूब चैनल पर हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है द्वितीयक समाजीकरण, तो परिवार एवं पास पड़ोस तो होगा नहीं क्योंकि ये प्राथमिक हैं। परिवार एवं मीडिया, ये भी प्राथमिक हैं। तो इसमें जो है विद्यालय एवं मीडिया, ये जो है द्वितीयक है। परिवार तो प्राथमिक है लेकिन मीडिया नहीं, लेकिन विद्यालय एवं मीडिया ये दोनों द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मीडिया एवं पास पड़ोस, मीडिया तो द्वितीयक है लेकिन पास पड़ोस प्राथमिक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसकी अपेक्षा
की जा सकती है क्या? वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें, ऐसा नहीं कहा गया है। बी ऑप्शन है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भाग दिया और भागीदारिता, ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बिना पढ़े ही आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में अब पहले देख लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा होती क्या। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है जॉन डेवी महोदय हैं, और जॉन डेवी कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को की बातें की हैं, और इन्होंने शिक्षा में त्रिध्रुवी बातें की हैं। कौन सी? त्रिध्रुवी, यानी एक शिक्षक होता है, एक बालक होता है, एक पाठ्यक्रम। शिक्षक स्वतंत्र होता है, बालक आश्रित होता है, और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, और हमने इसका भी वीडियो जो है डिटेल बना के इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। जॉन डेवी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के नाम से है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो कक्षा में क्या है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान, अरे देखो प्रजातंत्र कराना है। प्रजातंत्र तो पॉजिटिव टैग वर्ड था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे बोला है स्वयं, तो ये ऑप्शन जो है इज द करेक्ट आंसर हो जाए कि विद्यार्थी अपने आप से सारे चीज़ का सोल्यूशन निकाले, सारे चीज़ का सोल्यूशन ढूंढे, तो सुलझाने का सक्षम होना चाहिए, यही ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, ये गलत। बालक जो जिज्ञासु होते हैं, छोटा बालक अगर तुम्हारे साथ कहीं घूमने चला जाए तो पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, पापा ये क्या उड़ रहा है, पापा ये क्या हो रहा है, तो परेशान हो जाते, तो जिज्ञासु होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है ताकि, क्यों किया जाता है? ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जाए। तो इसमें जो क्या दिया है, तो विकेंद्रीकरण किया जाए, ये नहीं हो पाएगा, तो ये गलत आंसर है। सभी विद्यार्थियों को के संपूर्ण विकास को निश्चित करने किया जा सके, हाँ ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? अब इसमें बताना किससे। तो इसमें जो सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से नहीं, उपचारात्मक शिक्षण से नहीं, विभेदित अनुदेशन नहीं, पारस्परिक शिक्षण, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो इसमें बताना है समस्या समाधान क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है, इसी के बारे में होता है। जैसे सभी के पास सीटेट एग्ज़ाम आ गया, तो उसका सॉल्यूशन देखने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के बिल्कुल जुटे हैं, मोबाइल, किताब, यूट्यूब सब रूप से भिड़े हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, तो ये तो करता है नहीं। इसमें मानसिक प्रतिरूपता क्या पूछा है कि नहीं करता है ना, अंतर्दृष्टि ये नहीं करता, तो नहीं पूछा तो नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा। मानसिक प्रतिरूप ये तो प्रभावित करता है, मोर्चाबंदी ये भी करता है, निर्धारण ये भी करता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक, सबसे कम बताना है? इसमें जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना, ताकि छात्रवृत्ति, देखो छात्रवृत्ति या किसी लालच के लिए तो कराना ही नहीं है, इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ये जो यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो देखते हैं, पहला है
आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। हाँ, ये सही है कि ये जो है जीवन को क्या क्या प्रभावित करती है, तो आनुवांशिक गुण, वातावरण, ये सभी प्रभावित करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था अगर सांस्कृतिक या सामाजिक शब्द दिख जाए तो देखते ही किसको लगाना, वाइगोत्स्की। अब यहाँ पे नाम आया वाइगोत्स्की, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभिप्रेरणा से संबंधित अब्राहम मैस्लो हैं। संतुलीकरण से संबंधित जीन पियाजे हैं। तो गुणाकोरर से संबंधित कोई नहीं है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। अब किस क्रम में बताना है, तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार हमने बताया था क्या होता है। तो पहले संवेदी विकास होता है, यानी संवेदों के अनुसार बालक अपनी समझ बनाता है, फिर मूर्त रूप से देखता है, उसके बाद अमूर्त सोच करता है। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अमूर्त तो सबसे लास्ट होगा ही नहीं, मूर्त दूसरा होगा ही नहीं, अमूर्त लास्ट होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, शर्मिंदगी डैश का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये है, हाँ, तो ये सही ऑप्शन है, सही है, पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली नहीं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, अधिगम की संरचनात्मक विचार का यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते नहीं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमने जीन पियाजे महोदय का वीडियो बनाया है, वहाँ से देख लेना। उनकी डिफिनीशन ही है ये कि बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण जो है सक्रिय रूप से निभाते हैं। तो इसमें जो है थर्ड जो है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों पर निर्भर नहीं, भूमिका नहीं, ये तो गलत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। केवल शब्द भाई आ गए, निगेटिव टैग वर्ड, इनको देखते ही क्या किया जाए, कट किया जाए। ना कि आनुवांशिकता पर, ना कि पर्यावरण, इनको भी, क्योंकि बिना आनुवांशिकता और पर्यावरण के विकास जो है संभव ही नहीं है। केवल शब्द को देखते ही गलत काटिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो क्योंकि और ये भी कहा गया है कि विकास जो है आनुवांशिक और पर्यावरण यानी वातावरण का मल्टीपल होता है। इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत जोड़ देता है कि, क्या जोड़ देता है, एक आयाम बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम, ये तो गलत है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़े हैं, उन्होंने कई प्रकार की बुद्धि बताई है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, ये सही ऑप्शन है। भाषाई बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और जो है कई सारे प्रकार की बुद्धि जो है हार्वर्ड गार्डनर महोदय बताए हैं। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, गलत। केवल शब्द दिख गए, गलत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें ये बताना है। तो कक्षा का ये देखो पॉजिटिव टैग वर्ड देखते ही सही, जहाँ प्रजातांत्रिक शब्द दिख जाए, परिवेश, उन पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो ये जो है सही ऑप्शन है। अगला सहभागिता नहीं यानी कोलाबोरेशन तो कराना है, निगेटिव टैग वर्ड। कक्ष को नियंत्रित कराना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा सही है। अब एक क्वेश्चन तो जेंडर वाइज से आता है कि जो है लड़कियां गाना गा सकती हैं, लड़के बैट खेलना पसंद करते हैं, तो ये सबसे एक जेंडर वाइज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको हम लोग इसमें देखते हैं। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, हाँ, ये जो ऑप्शन जेंडर वाइज को कम करेगा,
जिससे जो महिला और पुरुष समानता में रहेंगे, तो थोड़ा सा इसकी बातें की जाती हैं। आगे, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसका भी हमने वीडियो बनाया है चिंतन में, जो है आउट ऑफ बॉक्स, इन ऑफ द बॉक्स और मुक्त अंत प्रश्न, बंद अंत प्रश्न, इन सब का वीडियो बनाए हैं। वहाँ से एक नंबर आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन नहीं, स्मृति चिंतन नहीं, अपसारी चिंतन। किससे? अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन क्या होते हैं? तो वह चिंतन जो किसी विषय पर बहुत अधिक प्रकार से सोच सकते हैं, अधिक प्रकार से सोचते हैं, वहाँ पे कौन सा चिंतन होता है? तो अपसारी। जैसे दिल्ली की विशेषता बताऊं तो यहाँ पे कौन सा चिंतन हो जाएगा? अपसारी। और प्रश्न किस प्रकार का हो जाएगा? तो मुक्त अंत प्रश्न। एक होता है अभिसारी चिंतन। इसमें क्या होता है? किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन केवल, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? अनिल, उनका नाम क्या है? विजय। तो ये सब जो होता है तुरंत आंसर आ जाए एक लाइन में, इसको बंद अंत प्रश्न या अभिसारी चिंतन कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो जो है थर्ड आंसर है, अपसारी चिंतन। तो आज के सेशन बस इतना ही। और भी वीडियो चाहिए इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं किस पर वीडियो बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।